यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए जीव विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। इस मॉडल पेपर से लगभग सभी क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो पूरा मॉडल पेपर अच्छी तरह से देखिएगा। आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसका पहला है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक एंटीबायोटिक औषधि होती है। अगला क्वेश्चन है, पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ था। पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ कौन सा था? तो टमाटर था। फ्लेवर सेवर था, इसको फ्लेवर सेवर कहा जाता है। आनुवांशिक रूपांतरित नाम में फ्लेवर सेवर इसको कहते हैं। अगला है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है। द्विनिषेचन की क्रिया किसमें होगी? तो जितने भी आवृत बीजी पौधे होते हैं, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उसमें द्विनिषेचन अथवा डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रबलता का उदाहरण है। जैव प्रबलता का उदाहरण क्या है? तो गोल्डन राइस जैव प्रबलता का उदाहरण है। ये सभी ऑप्शनल क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगला है, लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न गुणों के नाम बताइए। इस क्वेश्चन का उत्तर बताने से पहले आपको बता दें कि मेरे चैनल में कई सारे मॉडल पेपर अपलोडेड हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन बताए हैं, वो आप वीडियो देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ उसी में से आ जाएगा। लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जो लिंग संलग्न गुणसूत्र होते हैं, जैसे स्त्री में XX, पुरुष में XY होते हैं, तो ये लिंग गुणसूत्र जो हैं, अगर इन लिंग गुणसूत्रों पर लैंगिक लक्षणों के अलावा, भाई लिंग गुणसूत्र हैं तो इस पर लैंगिक लक्षण ही होंगे। अगर इन लिंग गुणसूत्रों पर लैंगिक लक्षणों के अलावा कोई दैहिक लक्षण के जीन्स भी होते हैं, कोई दैहिक लक्षण के जीन्स भी होते हैं, तो उसी लक्षण को, उसी गुण को लिंग संलग्न गुण कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि लिंग गुणसूत्रों में लैंगिक लक्षणों के अलावा कुछ अन्य दैहिक लक्षणों के जीन्स होते हैं। इन्हीं लक्षणों को क्या कहते हैं? लिंग संलग्न लक्षण कहा जाता है। और इनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। कभी कभी पूछ ले लिंग संलग्न वंशागति क्या है, तो इनकी वंशागति को ही लिंग संलग्न वंशागति कहा जाता है। वंशागति का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना। तो देखिए, कहा गया मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न गुणों के नाम बताइए। तो कौन कौन से होंगे लिंग संलग्न लक्षण? वर्णांधता, हीमोफीलिया। वर्णांधता और हीमोफीलिया ये लिंग संलग्न रोग हो जाएंगे, लक्षण हो जाएंगे, जो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और वंशागति होते हैं, माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचते हैं। फिर अगला है, टीकाकरण क्या है? वैक्सीनेशन किसे कहते हैं? तो कोई रोग है, उस रोग के रोगाणुओं को मारकर उससे जो प्रतिजन मिलता है, प्रतिजन प्राप्त होता है, उस प्रतिजन को प्रभावहीन बनाया जाता है। प्रभावहीन बनाकर शरीर में पहुंचा दिया जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? टीकाकरण कहा जाता है अथवा वैक्सीनेशन कहा जाता है। फिर अगला है, जीन चिकित्सा क्या है? जो जीव की कोशिकाएं होती हैं ये, अथवा जो ऊतक होते हैं, उन ऊतकों में किसी जीन को प्रविष्ट कराकर बीमारी को दूर करना जीन चिकित्सा कहलाता है। जैसे देखिए, कोई एक जीव ये था, इस जीव में कोई एक ऐसी बीमारी थी जो एक विशेष जीन की वजह से थी, कोई ऐसी बीमारी जो एक विशेष जीन की वजह से थी, तो इसके जीन को इतना कट कर दिया गया और किसी दूसरे जीव के जीन को यहां पर जोड़ दिया गया, तो इसे ही जीन चिकित्सा कहा जाता है। यानी कि उस जेनेटिक बीमारी को, उस आनुवांशिक बीमारी को ठीक करने के लिए जीन चिकित्सा की जाती है। फिर अगला है, सहोपकारिता की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। सहोपकारिता क्या है? जैसे कोई दो सहभागी हैं, जब दोनों सहभागी समान रूप से लाभ प्राप्त करते हैं, जितना लाभ इसको प्राप्त होता है उतना ही लाभ इसको भी प्राप्त होता है। जब दोनों सहभागी समान रूप से लाभ प्राप्त करते हैं, लाभान्वित होते हैं, और रहने के लिए, भोजन के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए, चाहे जिस चीज के लिए हो, वो एक दूसरे का साथ देते हैं, बराबर बराबर काम करते हैं, सहायता करते हैं, उसे ही सहोपकारिता कहा जाता है। जैसे लाइकेन को ले लीजिए, जैसे लाइकेन और साइकस की जड़ें, ये क्या है? सहोपकारिता का उदाहरण है, लाइकेन और साइकस की जड़ें। फिर अगला क्वेश्चन है, असंग जनन क्या है? इसका महत्व लिखिए। असंग जनन क्या है? महत्व बताना है।
तो देखिए इसमें क्या होता है, जब बिना निषेचन के, निषेचन ना हो यानी कि फर्टिलाइजेशन ना हो और नया पौधा बन जाए तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब युग्मकों का संलयन ना हो, जब युग्मक संलयन ना हो, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन ना हो, युग्मक का संलयन ना हो, अर्धसूत्री विभाजन ना हो और द्विगुणित कोशिका से नया पौधा बन जाए तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है। अगर इसके महत्व की बात की जाए तो इसमें निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है, बिना निषेचन के पौधा बन जाता है और जनक पौधे का गुण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, उसकी शुद्धता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है। देखिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, तो सभी लोग पूरा वीडियो देखेंगे। एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होगी, तो पेचिस नामक बीमारी उत्पन्न होती है, पेचिस हो जाती है एंट अमीबा से। और इसका नियंत्रण कैसे करेंगे अगर कहा जाए तो पेचिस का नियंत्रण कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, डॉक्टर को दिखाएं, गंदगी न करें, गंदगी की रोकथाम करना चाहिए और जहां जहां पर जल है जल साफ हो, ढका हुआ होना चाहिए, खाने पीने की जो चीजें हैं वो स्वच्छ और साफ होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखना है। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारे शरीर की जो प्रत्येक कोशिका है उस प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और जोड़े में होते हैं। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक और हो जाता है गुणसूत्र, तो 21वीं जोड़ी में जब एक अधिक हो जाता है तो 3 गुणसूत्र हो जाते हैं जिसको ट्राइसोमी कहा जाता है, ट्राइसोमी। तो 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम रोग उत्पन्न हो जाता है या विकार उत्पन्न हो जाता है। अब जब 21वीं जोड़ी में 3 हो गए हैं तो हमने बताया कि सामान्य कोशिका में 46 होते, एक और बढ़ गया तो 47 हो जाएंगे, इसलिए डाउन सिंड्रोम में कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और इसका वर्णन किसने किया था, तो लैंगडन डाउन वैज्ञानिक ने, लैंगडन डाउन वैज्ञानिक ने इसका वर्णन किया था, इसको खोजा था कह लीजिए। और इसे मंगोली जड़ता भी कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। अगर परीक्षा में मंगोली जड़ता के नाम से पूछ ले टिप्पणी तो भी यही है, तो मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। मंगोली जड़ता क्यों कहते हैं, क्योंकि इस विकार में, इस रोग में व्यक्ति का चेहरा जो है वो मंगोलों के समान हो जाता है, इसीलिए इसे मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। फिर अगला है, स्त्री जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें केवल चित्रों को दिखाया है, 10 इंपॉर्टेंट चित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है वो, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, उसमें ये स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बना हुआ है। इसके साथ में 9 और चित्र हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्हीं चित्रों में से सारे चित्र पूछे जाएंगे, अलग से कुछ नहीं आएगा, तो वो वीडियो आप लोग जाकर के चैनल पर देख लीजिए। फिर अगला है, बहुभ्रूणता की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। बहुभ्रूणता क्या है, तो जब कोई बीज है, इस बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे ही बहुभ्रूणता कहते हैं। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो बताएंगे बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहा जाता है। और ये जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता होती है। और जो सिट्रस कुल है, सिट्रस कुल में ये सामान्य घटना होती है। अगर इसकी खोज की बात की जाए बहुभ्रूणता की, तो बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेनहॉक ने सन 1719 ईस्वी में की थी, 1719 में ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वहित मल उपचार में कहा गया है, तो देखिए वहित में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वहित मल में जल होता है, पहली बात तो जल होगा, अपशिष्ट पदार्थ होंगे, ठोस पदार्थ कई सारे मिले होंगे, मल मूत्र मिला होगा उसी में, तो इतनी सारी चीजें होंगी, ठोस पदार्थ वगैरह को, ये सबको सड़ाने के लिए सूक्ष्म जीव कार्य करते हैं। यानी इन सब को, ठोस पदार्थों को, मल मूत्र को, अन्य जो चीजें उसमें मिली होती हैं, इनको सड़ाने का कार्य सूक्ष्म जीव करते हैं। अब जब उसको सड़ा देंगे तो जो उसका अवक्षेप होगा वो सीवेज होगा, सीवेज अवक्षेप के रूप में बचेगा, उसे खाद के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। और जो उसमें से CO2 होती है वो जाकर के पौधे ले लेते हैं और पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। और इसी तरह से अगर देखा जाए जीवाणुओं को,
तो जो गोबर है, मल है, सड़ी गली पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? सब वो जीवाणु ही उनको खत्म कर देते हैं, सड़ा देते हैं और सड़ा करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था? टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है पूछा गया है। तो देखिए यह एक तरीके का सहायक जनन तकनीक होती है, एक तरीके की सहायक जनन तकनीक है टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें सभी तरह के जो बांझपन दंपत्ति होते हैं, जो बांझ दंपत्ति होते हैं, इनको संतानें दी जाती हैं। यानी बांझपन वाले दंपतियों को संतान देने की विधि को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। जो बांझपन दंपत्ति होते हैं उनको संतान देना ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। अब इसमें होता क्या है, तो जिन स्त्रियों के गर्भ नहीं ठहरता है उनके अंडे को निकालकर उनके पति के शुक्राणुओं से निषेचन करवाया जाता है और फिर जब 32 कोष की अवस्था हो जाती है तो उसे मां के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है और 9 माह के बाद शिशु नॉर्मल रूप में जन्म लेता है। तो इसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी अथवा IVF कहा जाता है। तो इस पर मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है। और फिर देखिए इसमें कहा गया पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था? तो ल्यूस जॉय ब्राउन पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था। फिर अगला है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, इसमें अंतर लिखना है। तो देखिए अपने ही शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं अगर वो संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज बनाती हैं, जो अपने ही शरीर की कोशिकाएं संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज बनाती हैं तो उसे ही सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। यानी जब व्यक्ति के खुद के शरीर की कोशिकाएं संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं तो उसे ही सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। लेकिन जब अपने शरीर की खुद की जो कोशिकाएं हैं वो एंटीबॉडी संक्रमण के प्रति ना बनाएं और दूसरे के शरीर की एंटीबॉडी को डाला जाए तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। ये जो सक्रिय प्रतिरक्षा है इसके होने में समय लगता है, इसमें टाइम लगता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में समय नहीं लगता। तो इस तरह लिख देंगे। अगर और अधिक अंतर जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है मरुद्भिद किस प्रकार शुष्क परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं? तो देखिए जो मरुस्थल होते हैं, जो मरुद्भिद पौधे होते हैं वहां पर होती है जल की कमी होती है। तो जल की कमी को पूरा करने के लिए ये अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, उस तरह से बना लेते हैं। जैसे जो पत्तियां होती हैं, इनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, कांटों जैसी हो जाती हैं। जब कांटों जैसी हो जाएंगे, सरफेस उनका बिल्कुल पतला सा हो जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो जल हानि नहीं होगी, जल रुका रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें अनुकूलन है। मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है रेड डाटा बुक क्या है और किन्हीं 2 संकटग्रस्त जंतुओं के नाम लिखिए। तो रेड डाटा बुक क्या है? विलुप्तता की कगार पर खड़े या विलुप्त होते हुए पौधों व जंतुओं की लिस्ट है। ऐसे जंतु जो विलुप्तता की कगार पर खड़े हैं अथवा विलुप्त हो रहे हैं, ऐसे जंतुओं की लिस्ट जो है उसी लिस्ट को रेड डाटा लिस्ट कहते हैं अथवा रेड डाटा बुक कहा जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियों को पहचान कर उनकी लिस्ट तैयार की जाती है इस तरह से, तो उसे ही रेड डाटा बुक कहते हैं। फिर कहा गया है कि इन्हीं 2 संकटग्रस्त जंतुओं के नाम लिखिए। तो अगर संकटग्रस्त जंतुओं की बात की जाए, अगर सरीसृप में जाया जाए तो घड़ियाल है, मगरमच्छ है, ये संकटग्रस्त होते हैं। ऐसे ही जो टोड है, भारतीय सैलामेंडर है, बुलबुल है, ये सब क्या है? संकटग्रस्त जंतु होते हैं। अगला क्वेश्चन है लघु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं? देखिए जो लघु बीजाणु जनन है इसे अंग्रेजी में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। और आपको बता दें ये पराग कणों का निर्माण जो होता है उसे ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, पराग कण बनते हैं, पराग कणों के बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। इस पर फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोड है, चित्र सहित समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देखिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। फिर अगला है वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। वो चित्र वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने सब कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट चित्र हैं सब कुछ समझाया हुआ है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ओजोन परत किसे कहते हैं, यह परत कैसे छीड़ होती है? तो जो हमारे
वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फीयर है, जो वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फीयर है, उस स्ट्रेटोस्फीयर में एक परत पाई जाती है O3 की, जिसे ओजोन परत कहा जाता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं आने देती है। ये जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इनको पृथ्वी तक नहीं आने देती है, आने से रोकती है, क्योंकि ये किरणें बहुत ही जहरीली होती हैं। अगर पृथ्वी तक आ जाएंगी तो मनुष्य की त्वचा झुलस जाएगी, कैंसर हो जाएगा, आदि बीमारियां पैदा हो जाएंगी। और ये परत कैसे छीण हो रही है? तो ये परत CFC, जो रेफ्रिजरेटर में CFC होती है, ये गैस इसी के कारण छीण हो रही है। और भी बहुत सारी गैसें हैं, एक मैंने बताई है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके कारण ये परत छीण हो रही है, जगह जगह पर छिद्र हो रहे हैं। और इन छिद्रों से अगर ये पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो ये हानिकारक किरणें होती हैं। इस पर फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके कार्य लिखिए। तो जो अपरा होती है, ये शिशु के चारों ओर मां के गर्भ में होती है, इसी के अंदर शिशु पलता है और ये पोषण देने का कार्य करती है। इस पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप देख सकते हैं। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही सरल विधि से मैंने समझाया हुआ है। मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम है, इसके बारे में आप लोग जाकर के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहा जाता है? तो इस पर बहुत ही सरल भाषा में एक बार देखेंगे वीडियो, समझ में आ जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए। फिर बहुजीनी वंशागति क्या है, उदाहरण से ही समझाए, तो इसका भी वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देखिए और समस्त क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इसी में से लगभग क्वेश्चन फंस जाएंगे। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के उत्पादन व लाभों की हानि, यानी जीएम फसलें जो होती हैं उनका उत्पादन के जो लाभ है वो और हानियां कौन कौन सी हैं, ये लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है, बड़े में भी आ सकता है, इसको समझ लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैव विविधता से क्या समझते हैं, इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है? तो जीवों में होने वाली विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। जो जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। और इसको कैसे संरक्षित करेंगे, पूरी जानकारी मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो मनुष्य के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो मनुष्य के नर जनन तंत्र का आप पूरा वर्णन करना है चित्र बना करके। फिर 8वां क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण क्या है? पक्षियों में लिंग निर्धारण क्रिया का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। मेरे चैनल में वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो अथवा लगा है, निषेचन किसे कहते हैं? मनुष्य में होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए तथा अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड के क्लास 12 में, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेंगे। ये मनुष्य में निषेचन क्रिया को बताना है। फिर अगला है, पुनर्योजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं? चिकित्सा में इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। पुनर्योजन डीएनए तकनीक क्या है और इसमें इसके उपयोग का वर्णन करना है। तो देखिए, जो पुनर्योगज डीएनए था, मैंने बताया था कोई एक जीव है, दूसरा जीव है, इसके डीएनए को निकाला गया, इसके डीएनए को निकाला गया और एक नया डीएनए, दोनों डीएनए को जोड़कर बना दिया गया, इसे ही पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। और चिकित्सा में इसका उपयोग, तो पूरी जानकारी मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं, इनसे क्या लाभ है, ये बता दीजिए।